हेलो दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग हियर। कुछ हम जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बातें करेंगे। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ हम बात करेंगे मेंडेलियन मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर। और इसके बाद से क्या है दूसरा? क्रोमोसोमल। ठीक है, क्रोमोसोमल। ठीक है, डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और मेंडेलियन डिसऑर्डर, इस दो डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। यहाँ पे हमारा जो है पहला हमारा है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है हमारा चैप्टर है 12th का, उसी का ये टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है ना? जो यहाँ पे पहला हम पॉइंट बताना चाहेंगे, हम बताएंगे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है कई तरह के होते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि पहली बात होता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होता है और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, फिर वाई लिंक्ड भी होता है। खैर उसकी बात हाँ, जब पेडिग्री की बात होगी तो बातें करेंगे उसका। फिलहाल हमें 3 पॉइंट समझना पड़ेगा इसमें। और कौन कौन सा है? तो पहला है हमारा ऑटोसोमल। ऑटो तो क्या करें यहाँ पे, पहले बता दें या फिर बताते चलें? ठीक है, ऑटो। पहले इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं भाई। एक मिनट, ब्लैक से लेते हैं। यहाँ पे क्या नाम है इसका? ऑटो। अरे भाई फिर ऑटो लिखा, हाँ ठीक है। ऑटोसोमल। ऑटोसोमल क्या है? रिसेसिव लेते हैं पहले, रिसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव को लेकर के इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद से हम फिर बातें करेंगे, फिर दूसरा कुछ लेंगे जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। तो पहले ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में डिटेल बातें करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने अपना ट्रिक बनाया है। कौन सा? CAT, कैट्स। कैट्स बोलेंगे उसके बाद पी और याद रखेंगे। ठीक ना? कैट्स पी। ये कैट्स पी क्या है तो बताते हैं भाई। कैट्स पी क्या है? आपका जो सी है, यहाँ से सी से होता है हमारा सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस। नाम तो सभी लोग सुने होंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो ए है उसका होता है अल्बिनिज़म। अल्बिनिज़म, इसको और भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा अल्केप्टोन, अल्केप अल्केप्टोन यूरिया, टोन यूरिया, ये भी डिसऑर्डर है। ठीक है ना? तो ऑटोसोमल रिसेसिव में आ जाएगा। और क्या है हमारे पास? टी से क्या हो जाएगा? टी से थैलासेमिया। थैलासेमिया। अब हम बता दें थोड़ा सा थैलासेमिया के बारे में। केवल थैलासेमिया क्यों बताएंगे? मतलब थैलासेमिया के बारे में भी बताएंगे और भी बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर चलते हैं नीचे। और उसके बाद से क्या था? कैट्स। यस था ना? यस। यस से क्या होता है? सीकल सेल एनीमिया। SICLE, सीकल। ऐसे लिखते हैं क्या सीकल को? सीकल सेल एनीमिया। इसको क्या बोलते हैं? सीकल, SICLE है। स्पेलिंग भी मैं भूल जा रहा हूँ भाई, स्पेलिंग में भूल जा रहा हूँ। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। कोई बात नहीं, आप लोग लिखेंगे। ठीक है ना? SICLE में, SICLE अच्छा नहीं लग रहा है। SICKLE, सीकल। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। सिकल सेल एनीमिया, सेल एनीमिया, NANAE एनीमिया। ठीक है, तो ये इसका मतलब सिकल सेल एनीमिया हो गया। अच्छा, उसके बाद से हमारा पी था। पी से क्या होता है? फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, अब हमने क्या है जितना बता दिया, कम से कम 5 हमारा ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ के बारे में मैंने बताया। इसमें कुछ पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे। ऐड ये करेंगे कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये कौन से क्रोमोसोम पे होता है? मतलब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है 7th क्रोमोसोम पे होता है, याद रखेंगे।
ठीक है ना, मतलब जो किस किस क्रोमोसोम पे है। अच्छा, अब हम जो अल्बिनिज़म की बात करेंगे, या फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 मैंने बताया ना, अरे यहाँ पे तो क्लियर नहीं है, लेकिन ए से अल्बिनिज़म की अल्केप्टोनी, यहाँ पे अल्बिनिज़म नहीं है, ध्यान देंगे, यहाँ पे अल्केप्टोन्यूरिया है, और ये होता है हमारा 3rd क्रोमोसोम पे, याद रखेंगे। उसके बाद से थैलासीमिया 2 तरह का होता है, ठीक है, कौन कौन सा, एक अल्फ़ा होता है, ठीक है, एक हमारा अल्फ़ा होता है, और एक हमारे पास बीटा होता है। तो अल्फ़ा कौन से क्रोमोसोम पे होता है, अल्फ़ा, और बीटा कौन से क्रोमोसोम, बीटा 11th क्रोमोसोम पे होता है, और अल्फ़ा 16 क्रोमोसोम पे होता है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 16 क्रोमोसोम पे। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया किस क्रोमोसोम पे होता है, सिकल सेल 11th क्रोमोसोम पे होता है, किस पे, 11th, ठीक है ना। उसके बाद से फिनाइलकीटोनुरिया, ये 12th क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा नहीं हमें सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताना है, थोड़ा सा डिटेल में जा कर के, और हमें फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में भी थोड़ा डिटेल, यानी कि सिकल सेल और फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में थोड़ा सा नीचे आते हैं। हमारा जो है, हम कौन सा लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। देखिए कि जो सिकल सेल एनीमिया है, उसको हम कैसे, उसकी जो अलील है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे HbA जो नॉर्मल टाइप है, फिर HbA, ठीक है। कौन सा डिजीज टाइप है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। दूसरा जो है हमारा HbA और HbS, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा HbS और HbS। ये आपको बता दें हम, ये क्या है हमारा जो तीसरा है ना, यहाँ पे तीसरा, यही डिजीज्ड फिनोटाइप है, DISEASED, डिजीज्ड फिनोटाइप। क्या है ये, डिजीज्ड फिनोटाइप है, इसको याद रखेंगे। होमोजाइगस जो होता है कंडीशन, वही डिजीज फिनोटाइप होता है। और इसमें क्या होता है, जो RBC का शेप होता है ना, वो चेंज हो जाता है। खैर, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो किस में बताना है, सिकल सेल एनीमिया में, हाँ ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में मैं आपको बता दूँ कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ग्लूटामिक एसिड, वो उसके जगह पे वलीन आ जाता है। वलीन क्या होता है, ये भी अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वलीन आ जाता है, ठीक है। और ग्लूटामिक एसिड का पहले क्या, कौन सा कोड होता है, GAG होता है, लेकिन अब ये चेंज हो जाता है GUG में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक जो कोड था उसको जब मैं याद करा रहा था तो बताया था जुआ, मतलब GU से जो भी आएगा वाह से वलीन, ठीक है ना। आप लोग जेनेटिक कोड को याद करने का ट्रिक देख सकते हैं मेरे अपने मेरे खुद के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि अब इतना हो गया, इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब बात करेंगे अब हम बात करेंगे किसके बारे में, PKU का मतलब ये होता है फिनाइलकीटोनुरिया। PKU का मतलब होता है फिनाइलकीटोनुरिया। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इसके बारे में बताना है कि ये इनबोर्न, ठीक है, ईरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। क्या है, ईरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये एंजाइम को एक लैक करता है, क्या करता है, लैक एन एंजाइम, जिसका क्या नाम है भाई, उस एंजाइम का क्या नाम है, तो आपका नाम है फिनाइल एलैनिन, पूरा नाम क्या है, फिनिल एलैनिन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है ना, याद रखेंगे क्या नाम है इसका, फिनाइल एलैनिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है ना। और ये एंजाइम को ये लैक करता है, ठीक है। PKU जिसको हो जाएगा फिनाइलकीटोनुरिया, उसमें ये एंजाइम क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर ये एंजाइम होता तो क्या करता, अगर ये एंजाइम होता तो जो फिनाइल एलैनिन है, फिनिल एलैनिन
ये अमीनो एसिड है, ठीक है ना। अब ये जो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, किस में, टायरोसिन में, ठीक है। अगर ये होता एंजाइम तो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता, ठीक है। अब ये नहीं है तो इसमें कन्वर्ट हो नहीं पाएगा टायरोसिन में। अब ये क्या होता है, अब इसका एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है। और जब एक्युमुलेशन होगा तो वो अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट इसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, केवल मेंटल रिटार्डेशन ही नहीं होता, मेंटल रिटार्डेशन ये तो मैंने एक बता दिया ना, और भी बहुत और भी इफेक्ट होता है, ठीक है। जिसमें से एक है मेंटल रिटार्डेशन, मतलब ठीक है, दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे। चलिए ठीक है, हमने PKU के बारे में बताया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में सफलतापूर्वक मैंने बता दिया। मेरे यहाँ पे मकसद सिर्फ ये था कि मैं जो हमारा क्या है हमारा, आप देखिए ऊपर आइए यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ऑटोसोमल रिसेसिव में पहला था, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने CATS करके बताया, कैट्स पी करके, और ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं एडिशनल इसमें देना चाहूँगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में, ठीक है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट, खैर ऑटोसोमल डोमिनेंट बता ही देते हैं, आ जाइए यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑटोसोमल डोमिनेंट। दूसरा हमारा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। इसके बारे में क्या याद रखना है, इसके बारे में एग्जाम्पल कम से कम याद रखना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम्पल है, पहला कौन सा है, हन, क्या बोलना है, ध्यान रखेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, हंटिंगटन्स डिजीज। और एक और होता है, दूसरा क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्या होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। हंटिंगटन्स डिजीज होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये दो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है। कुछ और बताना है इसके बारे में, भाई इतना बहुत है, नाम बता दिया। आगे चलते हैं, हम दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा। मुझे चेंज करना चाहिए थोड़ा सा और इसमें। अब इसके बारे में हम क्या बताएं, और कुछ बताना ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में बताना है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव हो चुका है भाई, तो अब किसके बारे में, अब हमें तीसरा बातें करना है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है ना। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में बात करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप मैं दो एग्जांपल दूंगा इसमें। कितना एग्जांपल, पहला एग्जांपल है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा एग्जांपल है, अच्छा कलर ब्लाइंडनेस आप बता रहे हो, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल कौन सा है, दूसरा एग्जांपल है हेमोफीलिया। तो ये बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस में हमें देखने में प्रॉब्लम है, रेड ब्लू ऐसे कुछ जो कलर है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस है। और ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। और हेमोफीलिया के बारे में क्या बताएंगे हम, हेमोफीलिया के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसमें हम कुछ बता देते हैं, किसके बारे में, हेमोफीलिया के बारे में। आइए नीचे यहाँ पे देखते हैं, जो हेमोफीलिया है उसके बारे में अगर कहें तो ये सिंगल प्रोटीन पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन। ये कैसे होता है बता रहे हैं, ये कौन सा प्रोटीन अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। हेमोफीलिया में कौन सा प्रोटीन अफेक्टेड होता है, तो आप देखिए यहाँ पे सिंगल प्रोटीन पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व in the clotting of blood, involved in the clotting
ऑफ ब्लड, ठीक है, इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन इफेक्ट होता है, एक ऐसा प्रोटीन जो पार्ट होता है कैस्केड ऑफ प्रोटीन का, ठीक है, इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और वो प्रोटीन ब्लड के क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, वही प्रोटीन अफेक्ट हो गया है। और कहा जाता है कि अगर कहीं बॉडी में कट लग जाए, कहा जाता है अगर बॉडी में कहीं कट लग जाए तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। कैसा? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब ब्लीडिंग होता रहेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये जो क्लोटिंग डिसऑर्डर है, एक तरह से समझने के लिए समझेंगे क्या है क्लोटिंग डिसऑर्डर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्लोटिंग डिसऑर्डर है। मेरे ख्याल से अब हम थोड़ा सा इस पेज को चेंज करना चाहेंगे, पेज को नहीं मतलब इसी में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा हेमोफीलिया भी हो गया, उसका कलर ब्लाइंडनेस के भी बारे में थोड़ा हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम पॉलीप्लाइडी के बारे में। किसके बारे में? पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी क्या होता है भाई? अब यहाँ पे देखते हैं पॉलीप्लाइडी, प्लाइडी कैसे लिखते हैं? PLOIDY, पॉलीप्लाइडी। इसके बारे में अगर हम बातें करें तो इसका पहला डिफिनीशन समझते हैं क्या होता है। डिफिनीशन ये कहता है कि फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, क्या बोलता है? फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, ठीक है, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। याद रखेंगे कब होगा? अरे भाई टीलोफेज के बाद ही तो साइटोकाइनेसिस होना था। आफ्टर टीलो, गए काम से मुन्ना लाल, टीलोफेज, ठीक है ना, टीलोफेज के बाद इन एन, अब ये होगा क्या? अब यहाँ पे रिजल्ट इन, मतलब यहाँ पे होता क्या है भाई, यहाँ पे आफ्टर टीलोफेज के बाद से क्या होगा? क्या मैं कर रहा हूँ भाई, ये क्या है? यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, क्या? इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कुछ समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉलीप्लाइडी क्या होता है, ठीक है। पॉलीप्लाइडी का डिफिनेशन बताया मैंने कि ये होता क्या है कि ये फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसी को पॉलीप्लाइडी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, पॉलीप्लाइडी कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। एक और पॉइंट बताना चाहेंगे इसमें, हमेशा याद रखना होगा हमें प्लियोट्रॉपी का कुछ एग्जाम्पल, PLEITROPY, प्लियोट्रॉपी, जो भी स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है बताइए, आपने भी पढ़ा होगा। तो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है? उसी तरह से बताना है हमें कोडोमिनेंस का, कोडोमिनेंस क्या बताना है? एग्जाम्पल बताना है, और क्या? कोडोमिनेंस के बाद से, उसके बाद से क्या बताना है? मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में बताना है। उसके बाद हमें ईपीस्टैसिस बताना, क्या है हमें एग्जाम्पल बताना है। उसके बाद से ईपीस्टैसिस का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। उसके बाद से ईपीस्टैटिस के बाद से हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसके बारे में चलते हैं हम एक एक करके और इसके बारे में बातें करते हैं। प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल क्या होगा? प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल होगा अल्बिनिज्म,
और फिनाइल कीटोन यूरिया PKU शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? ABO ब्लड ग्रुप, सबको पता होगा ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है ना। किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का। और मल्टीपल एलिरिज्म का एग्जांपल क्या है? इसमें भी हमारा ABO ब्लड ग्रुप आ जाएगा, और RH ब्लड ग्रुप होता है वो भी आ जाएगा। और एक RH ब्लड ग्रुप जानते हैं ना, रेसस मंकी वाला जो ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद से इसमें क्या है? उसके बाद से इसमें हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी ये किस में होता है? प्लांट के केस में नॉर्मली होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ स्टेरिलिटी, ये सब एग्जांपल क्या हो जाएगा? मल्टीपल एलिज्म का। उसके बाद CP स्टेरिस के बारे में क्या है एग्जांपल? तो पहला हमारा थैलासेमिया, थैलासेमिया, ठीक है, थैलासेमिया है। उसके बाद से सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में एग्जांपल एक ही है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने मेरे अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक बात और बताना है। किसके बारे में बताना है? इसके बारे में हमें बताना है एक पॉइंट और। क्या है ये? यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमें बताना क्या है कि एन्यूप्लैडी क्या होता है? ANUPLOID, एन्यूप्लैडी। एन्यूप्लैडी क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन अगर देते हैं हम, तो इसमें होता है फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है? फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नहीं होता है, फिर होता क्या है? क्रोमैटिड होता है। क्या होता है? क्रोमैटिड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, उसको क्या बोलेंगे? एन्यूप्लैडी। तो इसमें होता क्या है? रिजल्ट इन, ऐसे, रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का गेन या होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है ना। एन्यूप्लैडी बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम बताते हैं इसका एग्जांपल भी तो बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। एग्जांपल में क्या बताएंगे? एग्जांपल में हम पहला एग्जांपल लेंगे। कौन सा एग्जांपल है? पहला एग्जांपल हमारा है वही दो कतर का मतलब हमारे पास डाउन सिंड्रोम, सबको पता है डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है भाई, और क्या है। उसके बाद से हमारे पास जो है टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद से क्या है? के लाइन फिल्टर सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन से ऐसे थोड़ा एपोस्ट्रोफी एफ रहेगा, ठीक है, यस रहेगा। तो हमारा पॉलीप्लाइडी का मैंने डेफिनेशन बताया, उसमें ये तीनों एग्जांपल हैं डाउन सिंड्रोम का, सॉरी एन्यूप्लैडी का मैंने बताया है। और इसमें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम और केलाइन फिल्टर सिंड्रोम है, ये तीन एग्जांपल हो गया। अब हमें थोड़ा डाउन सिंड्रोम के बारे में समझना चाहिए कि इसमें होता क्या है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है भाई? यहाँ पे देखिए, जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन्स सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में आपको बता दें कि इसकी जो जीनोटाइप है कैसे दिखते हैं, मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है, कैसे लिखेंगे? 45 होता है क्या? 45 ऑटोसोम होता है, प्लस एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या फिर XY हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि टोटल 47 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें?
इसका वो है सिम्टम वगैरह है, तो सिम्टम वगैरह तो हम एनसीईआरटी से देख सकते हैं कि पार्शली ओपन माउथ हो जाता है और भी डिसऑर्डर है जो भी, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जीनोटाइप मैंने बता दिया। उसी तरह से ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम के केस में हम बताते हैं। नीचे आइए और लेते हैं हम टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जीनोटाइप जैसे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 44 लेंगे ऑटोसोम को प्लस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे यक्स ओ हो जाएगा, एक यक्स हमारा जो होता है, एक यक्स जो क्रोमोसोम है वो कम होता है, मतलब इसीलिए होता है कि ये स्टेराइल फीमेल हो जाती है, ठीक है ना, स्टेराइल फीमेल। इसकी जो ओवरी है वो रूडिमेंट्री हो जाती है, इसके पास रूडिमेंट्री ओवरी होता है, मतलब कुल मिला जुला के स्टेराइल फीमेल हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताते हैं जो डाउन सिंड्रोम है ना, उसमें ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम जो भी है आप समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम यहाँ पे डाउन सिंड्रोम वाले में होगा, ठीक है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम मैंने बता ही दिया। अब बातें करेंगे हम यहाँ पे किसके बारे में, एक के लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, के लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसी में होता है गायनेकोमास्टिया, मुझे याद है पहले, ठीक है, सबको याद है भाई, ये तो आसान है, सबको याद है। इसमें ऑटोसोम में जैसे कितना होता है, 44 ऑटोसोम होता है, और इसमें क्या होता है, यक्स ये क्या होता है, यक्स वाई होता है नॉर्मली, लेकिन एक यक्स और बढ़ जाता है इसमें, ठीक है ना। और 47 टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएगा इसमें भी, टोटल कितना हो जाएगा 47, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि एक्स एक्स वाई, इसी वजह से ये नॉर्मल मेल होता है, लेकिन ये कि एक्स क्रोमोसोम आने के कारण इसमें क्या है, गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, गायनेकोमास्टिया ऐसे कुछ है, ठीक है ना, गायनेकोमास्टिया, ठीक, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है मेल के केस में, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, BREST, ठीक है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है मिस मेल के केस में, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे आप जीनोटाइप थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पे जीनोटाइप मतलब मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में मैंने बता ही दिया, फिर डाउन सिंड्रोम थोड़ा बता दिया, बाकी इसका और अगर डिटेल में जाना तो एनसीईआरटी का जो सिम्टम वगैरह दिया है आप जा सकते हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि जो भी है इसके बारे में बाद में बातें होंगी, और एक पेज में इसको हम लाने की कोशिश कर सकते हैं, इसको एक पेज में, ताकि आसानी से हम देख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप ऊपर से देखिए, ये मैंने स्टार्ट किया था मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बताया है, और यहाँ बताते बताते देखिए कैसे कैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट बताया है, लिंक्ड रिसेसिव वाला भी हो गया है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वगैरह सब देखिए नीचे, ठीक है। ज़रूरी था जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिजम, इपिटी स्टेटिस, ये सब इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।